आदाब, मैं हूं आकिब मिराज खान और हम मौजूद हैं कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में और हमारे साथ आज मौजूद हैं शहनवाज आलम जो कि अल्पसंख्यक कमेटी के चेयरमैन हैं। सबसे पहले हम आपका स्वागत करेंगे। शुक्रिया। से देश में पलायन हुआ और मजदूर अपने अपने घर गए वापस, लेकिन उनको भूखमरी का शिकार होना पड़ा, जिसकी वजह से सुसाइड की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। अभी हालिया घटना बाराबंकी के सफेदाबाद में हुई, जिसमें एक पूरा परिवार 3 बच्चे समेत मियाँ बीवी सुसाइड कर लेते हैं। तो इसमें आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? देखिए, इसमें 2 स्तर पे हमको चीजों को देखना होगा। एक तो पूरी तरह से ये सरकार का फेल्योर है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी शुरू से ही लगातार इस बात को कहते रहे कि इस तरह की एक सुनामी आने वाली है, लेकिन सरकार ने समय रहते उसको तवज्जो नहीं दिया और उसने बातों को नहीं माना और पूरा इलॉजिकल तरीके से जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया, जिस तरह से उनको जबरदस्ती इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई और बिना मजदूरों को उनके घर पहुंचाए जिस तरह से पूरे सिस्टम को चलाने की कोशिश की गई, उसका ये नतीजा है। दूसरा फेल्योर हमको इसमें भी देखना चाहिए कि राज्य सरकारों का जो पुराना सिस्टम था, जो पीडीएस का सिस्टम था, जो मनरेगा का सिस्टम था, ये पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। तो जो लोग पलायन करके भी आए, शुरू में उनको कोई रोजगार नहीं मिला और फिर से योगी जी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हम मनरेगा के तहत रोजगार देंगे। ये मनरेगा कांग्रेस पार्टी द्वारा ही लाई गई थी और 2014 में जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं मोदी जी ने कहा था कि ये कांग्रेस की विफलता का प्रतीक है, लेकिन वही हमारे काम आ रहा है। मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर भारतीय स्ट्रक्चर में, ढांचे में, गांव में अगर हमने ढांचागत विकास किया होता और मनरेगा की तरह और भी नीतियां हम लेकर के आए होते, 6 साल इस सरकार को हो गई, तो हम और ज्यादा बेहतर कर सकते थे। क्योंकि कोई रोजगार नहीं है और मिडिल क्लास तो एकदम पूरी तरह से इस पूरे मामले में तबाह हो गया, जो ईएमआई पर टिका हुआ था। जैसे इन परिवारों को अगर आप देखेंगे जो मिडिल क्लास के हैं, जो सुसाइड कर रहे हैं, तो उनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये रही है कि उनका जो पूरा जीवन चल रहा था वो कर्जे पे चल रहा था। वो बैंकों के दबाव में, जिनसे उन्होंने कर्ज लिए थे, उनके दबाव में ये परिवार मर रहे हैं। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर होना चाहिए था, जो बुनियादी स्ट्रक्चर होना चाहिए था डिलीवरी का, सिस्टम को डिलीवर करने का, वो हमारे पास नहीं था। अभी भी अगर आप देखिए तो लगातार मोदी जी कह रहे हैं कि हम बड़े जो उद्योग करने वाले लोग हैं उनको हम पैसा देंगे, लोन देंगे, जबकि सिर्फ वहां काम करने से मार्केट नहीं जनरेट होने वाला है। अगर आम आदमी की जेब में आप पैसा डालेंगे तब वहां से उसकी क्रय क्षमता बनेगी, बढ़ेगी, तब मार्केट के दोनों तरफ जो पक्ष विपक्ष है उसके बीच आवाजाही होगी, तब पूंजी का फ्लो होगा। तो सरकार क्या कर रही है? सरकार जो बड़े लोग हैं उनको लोन देने की बात कर रही है और गरीब आदमी के जेब में, जो हम लगातार हमारे नेताजी कहते रहे हैं कि 7,500 रुपया मंथली आपको पूरे भारत को, जो गरीब लोग हैं उनको जेब में डालना पड़ेगा, तब हमारा मार्केट जो सुस्त पड़ा हुआ है फिर से वो चल पाएगा। जहां एक तरफ बात आप कर रहे हैं कि सरकार का फेलियर नजर आ रहा है, लेकिन आप केंद्र में विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है, तो आपने मिडिल क्लास और गरीब वर्ग के लिए क्या करा अब तक, या आगे क्या करने की रणनीति है? देखिए, हम विपक्ष हैं और उत्तर प्रदेश में 90 लाख लोगों तक हमने खाना पहुंचाया है, कच्चा खाना या पक्का खाना, ठीक है, ये ऑन रिकॉर्ड अभी हमारे पास है। उसके अलावा हम 22 जगहों पे अपना जिलों में रसोई चला रहे हैं, 40 जगहों पे हम स्टॉल लगाए हुए हैं। ये हम विपक्ष के बतौर कर रहे हैं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग हम है नहीं, हम सरकार में है नहीं कि हम मिडिल क्लास के लिए कर सकते हैं। हम सिर्फ सरकार को कंस्ट्रक्टिव सुझाव दे सकते हैं और वो सुझाव लगातार हमारे नेतृत्व की तरफ से, राहुल जी की तरफ से लगातार उन्होंने बड़े बिजनेसमैन से, जो अर्थशास्त्र के जानने वाले लोग हैं, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था अभिजीत बनर्जी, उनसे बात करके हम यही तो बता रहे हैं कि ये बड़े लोग, जो समझदार लोग हैं, ये उनका राय है, आप इसको इम्प्लीमेंट करिए तो हम ऐसे बच सकते हैं। दूसरी दुनिया के देशों ने भी अपने को इसी तरह बचाया, क्योंकि वहां की सरकारों ने जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो समाजशास्त्री हैं, उनके पैनल बनाए, उनसे राय मशवरा किया और तब उन्होंने लॉकडाउन को खत्म किया या जो भी मार्केट को फिर से एक्टिव करना था उस तरीके से किए। हिंदुस्तान की जो सरकार है, इसके किसी भी सलाहकार का हम नाम नहीं जानते हैं कि कौन है जो मोदी जी को सलाह दे रहे हैं। आर्थिक मसलों पे कौन सलाह दे रहा है, बाजार के गिरे हुए स्थिति पे कौन सलाह दे रहा है, तो यहाँ सब कुछ बिना सलाह के, बिना प्लानिंग के चल रहा है। एक विपक्ष के होने के नाते हम जो कंस्ट्रक्टिव सुझाव दे सकते हैं हम लगातार करते रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी लगातार लॉकडाउन का विरोध करते हुए आई है कि लॉकडाउन फेल रहा है और संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और जबकि अनलॉक 1 मोदी जी के आदेशों पे लागू हुआ है, तो कांग्रेस शासित प्रदेशों में तो इसका कैसे पालन कराया जाएगा? देखिए, एक तो पहले आप समझ लीजिए कि जब यहाँ पे मुश्किल से 50 केस थे या 150 केस जो भी रहे होंगे, तब आपने लगा दिया लॉकडाउन, आपने मजदूरों को कैद कर लिया, और जब संख्या 2 लाख के पार कर गई है तब आपने लॉकडाउन हटाना शुरू किया। ये पूरी तरह से इलॉजिकल है, अतार्किक है और बिना प्लानिंग के किया जा रहा है। और आपने क्या किया है कि लाखों लोगों को मौत के मुंह में जाने के लिए छोड़ दिया है। ये तो पहली फेल्योर है। मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में आप अनलॉक 1 को कैसे लागू करेंगे, क्या रणनीति होगी? देखिए, हमारी रणनीति सिर्फ स्वतंत्र रणनीति नहीं हो सकती है, केंद्र के सहयोग से ही चीजों को होना है। भारत एक संघीय ढांचा है, अलग अलग राज्यों से आवाजाही है, ठीक है। हमने एक अपने मॉडल एक प्रस्तुत किया, हमने जहां हमारी सरकारें हैं महाराष्ट्र में या पंजाब में, हमने वहां से मजदूरों को ट्रेनों में भेज करके, बसों में भेज करके उनके घर भेजा, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश का जो लोग हैं सिर्फ यही नहीं रहते हैं, अन्य जगहों पर भी रहते हैं। तो जब तक हम संघीय ढांचे के तहत सोच के कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हैं। अगर स्टेट फेल होंगे तो उसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार होने जा रही है। इस बात को आपको समझना होगा। जो पलायन करके लोग आ रहे हैं उनको अगर हम ला करके, जैसे आपने अखबारों में पढ़ा होगा, पंजाब से आकर के, राजस्थान से आकर के यूपी बॉर्डर पे लोग खड़े हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार उनको आने नहीं दे रही है। तो ये केंद्र की भूमिका होनी चाहिए थी। मोदी जी ने क्या किया कि शुरू में तो कहा कि 21 दिन में महाभारत का जंग जीता गया था, इसको भी हम जीत लेंगे। उन्होंने अपने को एक कोरोना वॉरियर के बतौर पेश करने की कोशिश की, और जैसे वो फेल होने लगे उन्होंने उसकी जवाबदेही राज्यों पर डाल दी है। ये उनकी एक स्ट्रेटजी है ताकि फेल्योर में सबका साझेदार हो जाए, उसमें हमारा सिर्फ नाम ना है। लेकिन इससे हुआ क्या है, जो अपना जो इमेज मेक ओवर करने की जो कोशिश थी, उसमें उन्होंने देश को बहुत बड़े खतरे में डाल दिया है। प्रदेश के 2 बड़े और गद्दावर नेता जैसे अजय कुमार लल्लू, उसके बाद आजम खां, जो कि जेल में काफी टाइम से बंद हैं, और विपक्ष जो है वो बिल्कुल इसके खिलाफ कोई धरना भी नहीं कर पा रहा है, कोई आवाज नहीं उठा पा रहा है। तो क्या हम ये समझे कि प्रदेश और केंद्र में विपक्ष का जो अस्तित्व है वो पूरी तरह खत्म हो रहा है या खत्म करा जा रहा है? देखिए, आप दोनों चीजें अलग अलग हैं। अजय कुमार लल्लू जी को जेल में डाला गया, और किस वजह से डाला गया ये सब लोग जानते हैं। जनता का सेवा करना उनका मकसद था, सरकार नहीं चाहती थी कि वो करे। और ये सिर्फ अजय कुमार लल्लू जी की बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के नेता की बात नहीं है। अगर आप डॉक्टर कफील का भी देखें तो वो जिस शोबे में है, जिस डिपार्टमेंट में है, अगर वो सवाल उठा रहे हैं तो उनको भी जेल में डालने का काम किया गया है। तो चाहे वो नेता हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे डॉक्टर हो, अगर सरकार पे कोई सवाल उठाएगा तो उसको जेल में डालने की पॉलिसी पे योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है। दूसरी बात, हमने इस बात को कहा है कि हमारे अध्यक्ष जी जेल में गए हैं, आज से हम एक महाभंडारा शुरू कर रहे हैं जिसके तहत हम 25 लाख लोगों को खाना खिलाने जा रहे हैं। क्योंकि सरकार की कोशिश ये है कि हम कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करें ताकि ये जो सेवा का जो हम काम कर रहे हैं, जो जनता तक पहुंचने का, जो जनता को खाना खिलाने का जो काम कर रहे हैं, उसमें बाधा उत्पन्न हो। लेकिन हमने एक संकल्प लिया है कि ये जो सत्याग्रह हम कर रहे हैं खाना खिलाने का, जिसका आज हमने लॉन्च किया है पूरे उत्तर प्रदेश में, उसके तहत हम 25 लाख लोगों तक खाना खिलाएंगे। क्योंकि अजय कुमार लल्लू गरीबों की मदद करते हुए जेल गए हैं, तो उनका जो अभियान है वो नहीं रुकना चाहिए, उसको हम चलाएंगे। दूसरी बात, ये मामला जुडिशियरी में है, वहां हम लड़ रहे हैं। तीसरी बात, आजम खान साहब जेल में कोरोना में नहीं गए हैं, उससे पहले गए हैं। अब तो लॉकडाउन भी लगा है, 144 भी लगा है, इसलिए आप बहुत कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये सवाल आपको उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी से, समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछना चाहिए कि वो आजम खान के लिए क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, आजम खान की पत्नी जेल के अंदर गिर गई, उनको चोट लगा, ये अखबारों में छपा। कोई भी नेता, समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता उनसे मिलने नहीं गया। खुद उनके साले साहब जमीर खान साहब उनसे मिलने गए, उन्होंने इस बात को आकर के कहा, जो अखबारों में भी छपा था, कि आजम खान बहुत दुखी हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग उनके साथ खड़ा नहीं हुए हैं। तो दोनों में अंतर है। हम अपने नेता के लिए लड़ रहे हैं, हमारा नेता जो काम करते हुए जेल गया है, हम उस काम को और ज्यादा उत्साह के साथ कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी आजम खान के लिए खड़ी नहीं हुई है। तो ये दोनों में हमको फर्क देखना चाहिए।
अजय कुमार लल्लू को जेल गए लगभग एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, और आपने जो ये आंदोलन, शांतिपूर्ण आंदोलन जो कह सकते हैं, शुरू करा है, वो काफ़ी टाइम बाद, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, जिस दिन लॉकडाउन हुआ उसके तीसरे दिन से हम शुरू कर दिए खाना खिलाना। सिर्फ लखनऊ में मैं खुद उसका हिस्सा रहा, 4,500 लोगों को हम खाना खिलाते थे। आज भी हमारी रसोई चल रही है। हम मानते हैं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष को सेवा करने की वजह से जेल भेजा गया है, तो ये सेवा का काम नहीं रुकना चाहिए, इसको हम और ज्यादा करेंगे। ये लगातार चल रहा है, एक भी दिन कहीं नागा नहीं हुआ, एक भी दिन कहीं गैप नहीं हुआ। ये कांग्रेस का तरीका है काम करने का। आप अल्पसंख्यक कमेटी के चेयरमैन हैं, और बात करें कि एनआरसी सीए के प्रोटेस्ट में और लॉकडाउन में काफ़ी अल्पसंख्यकों पे मुकदमे दर्ज हुए, तो आप उसके लिए क्या कार्य कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है विपक्ष की जिसने सीए एनआरसी का विरोध किया। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने मारे गए लोगों को शहीद का लक़ब दिया, और उत्तर प्रदेश में अगर आप प्रियंका जी की गतिविधियों को देखें, जहां वो चल करके गई हो, तो अगर उब्भा कांड छोड़ दीजिए, सोनभद्र वाला जहां आदिवासियों के ऊपर हमला हुआ था, तो वो मेरठ गई, मुजफ्फरनगर गई, बिजनौर गई और आजमगढ़ गई, जहां सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट में लोग मारे गए थे या जिनके ऊपर लाठियां चलाई गई थी। आजमगढ़ जैसी एक अगर उदाहरण देखें तो। उसके अलावा बनारस में गई तो उस परिवार के लोगों से, के आदमी से भी मिली जिनकी हत्या हुई थी। लखनऊ में जो परिवार मरे थे उनके भी टच में है। तो प्रियंका गांधी और पूरा जो हमारा पार्टी है वो लगातार सीए एनआरसी के खिलाफ खड़ा रहा है, और हमने उनको ये भी कहा है कि जो भी आंदोलन चल रहा है उसमें हम उनको लीगल असिस्टेंस भी देंगे। लखनऊ में जितने लोग सीए एनआरसी आंदोलन में पकड़े गए थे, हमने उनको मदद भी दिया है लीगल। ये हम लगातार करते रहे हैं। लेकिन विपक्ष की जो दूसरी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया की बेटी एक दिन चली गई थी घंटा घर पे, लोगों ने सवाल उठाया तो उन्होंने ट्वीट कर दिया कि वो घंटा घर पे आंदोलन का समर्थन करने नहीं गई थी, वहां पे घूमने के लिए गई थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग लगातार इस तरह के आंदोलन में, हमारी जो सर्वोच्च नेता है, जहां कहीं भी लोग मारे गए, खुद वो चल करके बिजनौर में जाकर के मिली, मेरठ में मिली। जी, घंटा घर की आप बात कर रहे हैं, सीएनआरसी का प्रोटेस्ट लगभग 3 महीना चला, तो उसमें कांग्रेस का कौन गद्दावर नेता वहां पहुंचा? देखिए, हमारा ये मानना था कि ये आंदोलन जनता का आंदोलन है, अगर उस पर दमन होता है तब हम जाएंगे। ये स्वतः स्फूर्त जनता का आंदोलन था, किसी राजनीतिक पार्टी का आंदोलन नहीं था। इसीलिए जब तक आंदोलन चला कहीं नहीं गए। लेकिन जैसे ही आंदोलन पे दमन हुआ, 22 लोग मारे गए, जैसे बिजनौर में 6 लोग मारे गए, मेरठ में लोग मारे गए, तो हम गए। वो तो जनता का स्वतः आंदोलन था ना। जब उस पर हमला हुआ तब हम गए, वहां से हमारी जिम्मेदारी शुरू होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने की। शुक्रिया। ये हमारे साथ मौजूद थे अल्पसंख्यक कमेटी के चेयरमैन शहनवाज आलम। मैं आकिब मिराज खान, जनवार्ता न्यूज़।